गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एंटीबायोटिक पढ़ने जा रहे हैं, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का अगला टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोग इस वर्ड पर कंसंट्रेट करेंगे। एंटी मीन्स अगेंस्ट, बायोस मीन्स लाइफ। तो अगेंस्ट लाइफ, तो हम किसके लाइफ के अगेंस्ट की बात कर रहे हैं? हम माइक्रोब्स के लाइफ के अगेंस्ट की बात कर रहे हैं, पैथोजन के लाइफ के अगेंस्ट की बात कर रहे हैं, ना कि ह्यूमन बीइंग की। तो एंटीबायोटिक का यहाँ मतलब हो गया अगेंस्ट लाइफ ऑफ माइक्रोब्स, यानी माइक्रोब्स के लाइफ के लिए ये हानिकारक है। मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी इसको माना जाता है 20th सेंचुरी का, और कह रहे हैं ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। तो ह्यूमन सोसाइटी को जब इसकी खोज हुई 20th सेंचुरी में तो काफी फायदा मिला। इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी और एंटीबायोटिक का नाम था पेनिसिलियम। एंटीबायोटिक का नाम था पेनिसिलिन, और ये प्राप्त किया गया था पेनिसिलियम से। और आपसे कभी पूछ सकता है, ये चांस डिस्कवरी का एग्जाम्पल है। वो बैक्टीरिया के ऊपर काम कर रहे थे और उन्होंने अनवॉश्ड प्लेट रख दिया था, और वहां देखे कि जिस रीजन में ये फंगस ग्रो कर रहा था वहां पर बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाया। तो पेनिसिलियम नोटाटम से हम प्राप्त करते हैं पेनिसिलिन, और ये एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल हो गया। तो यही आगे लिखा हुआ देख रहे हैं, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पेनिसिलियम नोटाटम। तो पहले ही बतला चुके आपको कि ये फंगस है पेनिसिलियम, पूरा नाम इसका पेनिसिलियम नोटाटम है। एक मिस्टेक हो गया, इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ स्मॉल लिखना चाहिए था एन, ठीक है, हम भी अपने में ठीक कर लेंगे बाद में। तो पेनिसिलियम में पी जीनस है, कैपिटल से लिखाएगा, और नोटाटम में एन स्पेसीज का स्टार्टिंग वर्ड लेटर है, इसलिए ये स्मॉल से लिखाएगा। तो पेनिसिलियम नोटाटम हमने यहाँ लिख भी रखा है, चांस डिस्कवरी। तो स्टेफाइलोकॉकस नाम के बैक्टीरिया पर वो काम कर रहे थे, और बाय चांस उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जहां पर पेनिसिलियम ग्रो कर रहा है वहां बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसको चांस डिस्कवरी कहते हैं। नेक्स्ट है अदर साइंटिस्ट, फिर इस पर काम किए, अर्नेस्ट चैन, हॉवर्ड फ्लोरी, ये साइंटिस्ट का नाम था। अनलॉक्ड इट्स फुल पोटेंशियल एज एन एंटीबायोटिक। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को सिर्फ ये पता चला था कि पेनिसिलियम में कोई केमिकल पाया जा रहा है जो बैक्टीरिया यानी स्टेफाइलोकॉकस को ग्रो नहीं करने दे रहा है। फिर अर्नेस्ट चैन एंड हॉवर्ड फ्लोरी ने मिलकर के ये पता लगाया कि ये एंटीबायोटिक क्षमता रखता है, यानी माइक्रोब्स को किल करने की क्षमता रखता है। तो बतला रहे हैं ये फुल पोटेंशियल एज एन एंटीबायोटिक। तो ये काम इस दोनों साइंटिस्ट अर्नेस्ट चैन एंड हॉवर्ड फ्लोरी के द्वारा किया गया, पता किया गया। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, अमेरिकन सोल्जर्स were treated using antibiotics। अब देख रहे हैं पहली बार वुंड को हील करने के लिए, वुंड के ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक का यूज किया गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो सोल्जर्स घायल हो गए थे उसके वुंड को, घाव को जल्दी ठीक करने के लिए इस एंटीबायोटिक का यूज किया गया। अब दो साइंटिस्ट का नाम और हम लोग ऊपर देख चुके थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के अलावे, अर्नेस्ट चैन एंड हॉवर्ड फ्लोरी। तो यहाँ तीनों साइंटिस्ट हैं। फ्लेमिंग मीन्स अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, फ्लोरी मीन्स हॉवर्ड फ्लोरी, एंड चैन मीन्स अर्नेस्ट चैन। तो ये तीनों साइंटिस्ट का शॉर्ट में हमने लिखा है, और इस तीनों साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला, गॉट नोबेल प्राइज फॉर डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन इन 1945। यहाँ पेनिसिलिन होगा, पेनिसिलियम नहीं होगा। यहाँ पेनिसिलिन की डिस्कवरी 1945 में करने के लिए इस तीनों साइंटिस्ट को कलेक्टिवली नोबेल प्राइज मिला।
एंटीबायोटिक ग्रेटली इम्प्रूव आवर कैपेसिटी टू ट्रीट डेडली डिजीजेस। डेडली डिजीजेस से मतलब है कि ऐसी बीमारी जिससे डेथ की संभावना ज़्यादा है, मरने की संभावना ज़्यादा है। जैसे अभी कोरोना का एग्जाम्पल देख रहे हैं तो अधिकांश लोग मरे, बहुत सारे लोग मरे, तो ये डेडली डिजीज कहला सकता है। तो कह रहा है कि एंटीबायोटिक ग्रेटली इम्प्रूव्ड आवर कैपेसिटी टू ट्रीट डेडली डिजीजेस। अभी आप देख रहे हैं कि कोरोना का ट्रीटमेंट सक्सेसफुली नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मर जा रहे हैं। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा एंटीबायोटिक मिल जाए जिससे हम डेडली डिजीजेस को क्योर कर सकते हैं तो हमारे लिए बहुत ही फायदे का होगा, ह्यूमन वेलफेयर के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो पहले प्लेग नाम की बीमारी होती थी, अब तो ये इरेडिकेट कर दिया गया है, अब नहीं होती है। तो ये भी डेडली डिजीज का एग्जाम्पल था। दूसरा है हुपिंग कफ, जिसको काली खांसी भी कहते हैं या पर्ट्यूसिस भी कहते हैं। तो प्लेग, हुपिंग कफ, यहाँ काली खांसी में लिखा भी है, डिफ्थीरिया, गलघोंटू। इसमें एक्चुअली क्या होता है, छोटे बच्चे के जो थ्रोट होते हैं, आप ट्रैकिया कह सकते हो, बायोलॉजी वाले समझते हैं, तो ट्रैकिया में या कह सकते हैं कंठ में, जहाँ से ट्रैकिया स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ एक मेम्ब्रेनस लेयर बन जाता है ट्रैकिया के अंदर, जिसके चलते वो सांस नहीं ले पाता है, तो दम घुट जाता है बच्चे का, और इसलिए इसको गलघोटू नाम दिया गया है। तो ये डिप्थीरिया डिजीज, ये भी जानलेवा बीमारी थी, डेडली डिजीज। और एक था कुष्ठ रोग, लेप्रोसी जिसको कहते हैं। तो इन सारी बीमारियों से ह्यूमन बीइंग हेल्पलेस फील कर रहा था, और उस समय एंटीबायोटिक की खोज की गई, पेनिसिलिन की, और उस पेनिसिलिन की मदद से इन बीमारियों का उपचार संभव हो सका। तो आपके सामने बायोगैस प्लांट का पिक्चर रखा हुआ है, और गाय से या भैंस से, किसी भी इस तरह के एनिमल से गोबर प्राप्त करते हैं। गोबर को हम डंग कहते हैं, काउ डंग कहते हैं जनरली। और यहाँ देख रहे हैं वाटर इसमें मिक्स किया गया, तो काउ डंग और वाटर को मिक्स कर दिया गया, तो क्या हुआ, एक घोल तैयार हो गया, सॉल्यूशन तैयार हो गया डंग एंड वाटर मिलकर के, और उसी को हम कहेंगे स्लरी। तो बायोगैस बनाने के लिए हम स्लरी यूज करते हैं। तो देखिए इसमें जो स्लरी तैयार हुआ उसको इस टैंक में डाला गया, और ये टैंक डाइजेस्टर टैंक कहला रहा है। इसके बाद आपने पढ़ा था सीवेज ट्रीटमेंट में कि फ्लॉक का एनारोबिकली डाइजेशन करते हैं, और उसी में आपने देखा था H2S, CO2, मीथेन, ये सारे गैसेस रिलीज होते थे, और उसको कलेक्टिवली हम बायोगैस के नाम से जानते थे। तो बस वही प्रोसेस है और कुछ नहीं है। तो डाइजेस्टर टैंक में इस फ्लॉक को लिया गया और स्लरी लिया गया, तो इस फ्लॉक की मदद से डाइजेशन स्टार्ट होगा स्लरी का, और इस प्रोसेस से CH4, H2S और CO2 रिलीज होगा। तो उससे क्या होगा, ये ढक्कन, ये जो लीड है, गैस होल्डर कह रहे हैं, ये लीड हल्का होता है, और जब गैस रिलीज होगा तो ये ऊपर उठेगा, फ्लोट कर सकता है, फ्लोटिंग लीड्स इसलिए कहते हैं। और इसी से होता हुआ एक पाइप लगा हुआ है, इस पाइप से ये तीनों गैस का मिक्सचर यानी बायोगैस इस पाइप से होता हुआ बाहर जाता है। और ये देख रहे हैं लिखा हुआ है बायोगैस फॉर होम यूज, घर के यूज के लिए इस बायोगैस को गांव में यूज करते हैं, घरेलू यूज के लिए। और इससे क्या मिल रहा है, लाइट एंड एनर्जी की जो आवश्यकता है गांव के लोगों की, गांव के घरों में, उसकी पूर्ति होती है इस बायोगैस से। इसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बच गया उसको इस टैंक में कलेक्ट कर लिया गया। आप कल भी पढ़े थे कि स्लज कहते हैं, जो रिमनेंट्स है उसको इस टैंक में स्टोर किया गया, और इसी को इसलिए स्लज टैंक कहा जा रहा है। और ये स्लज भी बेकार नहीं है, वेस्ट मटेरियल नहीं है, इससे हम फर्टिलाइजर तैयार कर सकते हैं, और
फर्टिलाइजर, ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का एग्जाम्पल होगा, और इसको यहाँ खेतों में यूज करेंगे जिससे सॉइल का फर्टिलिटी पावर बढ़ेगा और क्रॉप प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो बहुत ही इजी है बायोगैस प्लांट। इसका पिक्चर आपको इस वाले का मेनली ड्रॉ करने के लिए एग्जाम में पूछता है। तो स्लरी लिया हमने और फ्लॉक लिया। फ्लॉक में क्या होता है डिस्कस कर चुके हैं, फंगल माइसीलियम और बैक्टीरिया होता था। इसका हमने एनारोबिक डाइजेशन करवाया, और इससे एनारोबिक डाइजेशन जब हो रहा है तो CH4, H2S और CO2 निकल रहा है। इस तीनों गैस को हम एक साथ बायोगैस कहते हैं। इस बायोगैस को हम यूज कर रहे हैं ग्रामीण, ये मतलब विलेज हाउसेस के लिए, और जो रिमेनिंग मटेरियल बच गया उससे हम फर्टिलाइजर के तौर पर, उसे फर्टिलाइजर के तौर पर फील्ड में, क्रॉप लैंड में यूज करते हैं टू इम्प्रूव आवर क्रॉप यील्ड। टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन, इसकी चर्चा पहले भी हम लोगों ने की है कि इंडिया में सबसे पहले ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है। हम देख रहे हैं शॉर्ट फॉर्म्स का। प्रीडोमिनेंटली मीथेन गैस, कह रहा है बायोगैस में अभी आपने देखा कि गैसेस का मिक्सचर है और उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में मीथेन गैस पाया जाता है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है प्रीडोमिनेंटली मीथेन गैस इज प्रेजेंट इन बायोगैस। दूसरा है टाइप ऑफ गैस प्रेजेंट इन बायोगैस डिपेंड्स अपॉन, अब किस किस तरह के गैस का प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ एनारोबिकली, वो डिपेंड करेगा कि कौन सा माइक्रोब हमने यूज किया है डाइजेस्ट करवाने के लिए स्लरी को, और ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट कौन सा हमने यूज किया है, और हो गया, यही दो रहेगा, माइक्रोब्स कौन सा यूटिलाइज कर रहे हैं और ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट कौन सा है, उसके अकॉर्डिंगली बायोगैस में जो गैसेस पाए जा रहे हैं उसका कंपोजिशन वेरी करेगा। एनारोबिक बैक्टीरिया, अभी आपने देखा कि सबसे इम्पोर्टेंट गैस बायोगैस का मीथेन गैस है, तो इसको प्रोड्यूस करने के लिए हम जिस बैक्टीरिया को यूज करते हैं वो एनारोबिक बैक्टीरिया है, और एनारोबिक बैक्टीरिया इसका नाम हो जाएगा मिथेनोबैक्टीरिया, क्योंकि ये मीथेन प्रोड्यूस करता है, और इसी को हम मिथेनोजेन, जेन मीन्स टू जनरेट, टू प्रोड्यूस, तो जो मीथेन प्रोड्यूस करने वाले जितने भी बैक्टीरिया होंगे कलेक्टिवली उनको हम मिथेनोजेन के नाम से जानेंगे। एक्ट्स अपॉन सेल्यूलोज प्रोड्यूसिंग मीथेन एंड CO2, तो मिथेनोजेन कह रहा है सेल्यूलोज पर काम करेगा और उससे एनारोबिकली एक्शन करेगा, कहने का मतलब, और मीथेन एंड CO2 रिलीज होगा। मिथेनोजेन प्रेजेंट इन र्यूमेन, कभी देखे होंगे आप गाय भैंस वगैरह को, बैठे रहते हैं ये जानवर और अपना मुंह चलाते रहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं जुगाली करना, या कर्ड च्यूइंग एनिमल भी आप कह सकते हैं। तो ऐसे एनिमल के डाइजेस्टिव सिस्टम में एक एक्स्ट्रा चैम्बर पाया जाता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पर्टिकुलरली स्टोमक में एक एक्स्ट्रा चैम्बर पाया जाता है जिसको र्यूमेन कहते हैं। तो ऐसे चैम्बर जिस एनिमल में पाए जाएंगे उन सारे एनिमल्स को हम रूमिनेंट कहेंगे, यानी वही जुगाली करने वाले जितने भी एनिमल्स थे उनके स्टोमक में एक चैम्बर है र्यूमेन, इसलिए उनको हम रूमिनेंट कहेंगे। तो कह रहा है इस रूमिनेंट एनिमल्स के र्यूमेन में, यानी उस चैम्बर में मिथेनोजेन बैक्टीरिया पाया जाता है। इसका क्या फंक्शन है वहाँ, ये क्या काम कर रहा है देखिए, हेल्प्स इन फूड डाइजेशन, तो रूमिनेंट एनिमल्स के र्यूमेन में मिथेनोजेन पाया जा रहा है और उस एनिमल के फूड के डाइजेशन के लिए ये हेल्पफुल होता है, और जब उस एनिमल के द्वारा उसका एक्सक्रीटा निकलेगा, कॉर्डंग निकलेगा, तो उसके साथ कुछ मात्रा में वो मिथेनोजेन भी बाहर आ जाता है। यही मिथेनोजेन फिर गोबर गैस बनाने के लिए यूज में आएगा। बायोगैस प्लांट नीड
अब बायोगैस प्लांट में क्या है, एक फिगर तो हमने दिखाया आपको। तो 10 to 15 फीट डीप कंक्रीट टैंक, सीमेंटेड जैसे घरों के दीवार बनते हैं उसी तरह से कंक्रीट टैंक, ईंट और सीमेंट वगैरह से एक 10 to 15 फीट डीप कंक्रीट टैंक बनाया जाता है और उसके ऊपर एक फ्लोटिंग कवर रखा जाता है। तो फ्लोटिंग कवर क्यों रखते हैं, अभी आपको बतलाएं कि गैस रिलीज होगा तो वो ऊपर उठ सके ताकि गैस अच्छे से निकल सके। सो विच राइज ऑन गैस प्रोडक्शन। इसके बाद सबसे जरूरी क्या है, बायोगैस प्रोड्यूस करना है तो आपने देखा कॉर्डंग चाहिए। तो गांव में पर्याप्त मात्रा में कॉर्डंग अवेलेबल होता है। अबंडेंट अमाउंट ऑफ कॉर्डंग इज अवेलेबल इन विलेजेस। तो आपसे अगर पूछा जाए कि गांव में ही बायोगैस प्लांट की संभावना ज़्यादा है या ज़्यादा होती है, क्यों, तो उसका आंसर हो जाएगा कि वहाँ एबंडेंट कॉर्डंग अवेलेबल होता है। तो बायोगैस किस लिए यूज़ करते हैं वो भी ऑलरेडी हम लोगों ने देखा, कुकिंग के लिए और घरों में लाइटिंग के लिए। आप ये भी पढ़ चुके कि रिमेनिंग स्लज जो बच जाता है लास्ट में, उसको फर्टिलाइजर के रूप में हम यूज़ करते हैं क्रॉप लैंड के लिए। तो इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे माइक्रोब्स एज बायोपेस्टिसाइड्स। तो हम पेस्टिसाइड का छिड़काव, फैक्ट्री में बनने वाले पेस्टिसाइड का छिड़काव नहीं करते हैं, यूज़ नहीं करते हैं अपने एग्रीकल्चर के लिए। हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं उसी पर्पस को फुलफिल करने के लिए। ठीक उसी तरह से यहाँ हम फैक्ट्री में बनने वाले फर्टिलाइज़र को यूज़ नहीं करेंगे, भले ही प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता हो फैक्ट्री में यूज़ करने वाले फर्टिलाइज़र से, लेकिन इन द लॉन्ग रन सॉइल की फर्टिलिटी पावर डिप्लीट होती है, कम होती है। तो इसके चलते हम क्या करेंगे, बायो फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे। और ऐसे एग्रीकल्चर जिसमें हम कि फैक्ट्री में बनने वाले केमिकल्स यूज़ ना करके सिर्फ ऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज़ करते हैं, जैसे या बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं, जैसे आपने बायोपेस्टिसाइड यूज़ किया या बायो फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे, तो ऐसे एग्रीकल्चर को हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कहेंगे। तो माइक्रोब्स एज ए बायो फर्टिलाइज़र। अब कह रहा है कि पॉपुलेशन दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है, आपने पॉपुलेशन कंट्रोल भी पढ़ा है। तो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के बावजूद भी देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा हो रहा है पॉपुलेशन। और जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो उसको फूड की आवश्यकता होगी, अन्य आवश्यकताओं के साथ साथ दे नीड ए लॉट ऑफ फूड। तो जितना भी तरीका हम अपना सकते थे क्रॉप यील्ड को बढ़ाने के लिए सारा बढ़ा चुके, फिर भी हमारा प्रयास कम रहता है इस इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को फीड करने के लिए। तो दूसरा क्या तरीका अपनाया जाए कि इस पॉपुलेशन को भी न्यूट्रिशियस डाइट मिल सके और भरपेट फूड मिल सके। तो एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन नीड लार्ज अमाउंट ऑफ फूड, इन टर्न फार्मर्स यूज मोर एंड मोर फर्टिलाइजर। अब किसान क्या कर रहे हैं, इस पॉपुलेशन को खाना मिलना चाहिए उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं टू गेट मोर क्रॉप यील्ड, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट लेने के लिए, प्रोडक्शन लेने के लिए खेतों से। कॉजिंग पॉल्यूशन, तो और ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप चाहिए उनको, इसलिए बहुत अधिक फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं। उसका आफ्टर इफेक्ट क्या हो रहा है, रिजल्ट क्या हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है लैंड का और वाटर का। ऑर्गेनिक फार्मिंग, अभी आपको बतला रहते हैं कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर या ऑर्गेनिक फार्मिंग किसको कहते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज टूडेज नीड टू स्टॉप पॉल्यूशन। तो हम केमिकल्स जो फैक्ट्रीज में बनते हैं उसके बदले अगर हम बायोपेस्टिसाइड्स, बायो फर्टिलाइज़र यूज़ करें तो पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज़ बायो फर्टिलाइज़र। तो बायो टर्म जुड़ा हुआ है आगे, इसका मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात होगी, और कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो सॉइल की फर्टिलिटी पावर को इम्प्रूव करता है, इसलिए ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बायो फर्टिलाइजर कहेंगे। तो एक एक करके देखेंगे ये कौन से ऑर्गेनिज्म है। एनी ऑर्गेनिज्म विच इनरिच सॉइल विथ न्यूट्रिएंट क्वालिटी,
कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि सॉइल के न्यूट्रिएंट क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकता है, बढ़ा सकता है, उसको हम बायो फर्टिलाइजर कहेंगे। ये आपका ब्लू ग्रीन एल्गी हो सकता है। आपने पढ़ा था नॉस्टॉक ब्लू ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल, और उस ब्लू ग्रीन एल्गी में आपने एक स्पेशल टाइप का सेल पढ़ा है 11th में, हेट्रोसिस्ट, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता था। तो बायो फर्टिलाइजर का एग्जाम्पल ये ब्लू ग्रीन एल्गी भी हो गया। इसी के अंतर्गत आपका ऑसिलोटोरिया भी आता है। फिर नेक्स्ट है फंजाई, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। ये इतने सारे ऑर्गेनिज्म, इतने तरह के ऑर्गेनिजम्स सॉइल के फर्टिलिटी पावर को बढ़ाने के लिए यूज में आते हैं, इसलिए इन सब को हम कलेक्टिवली बायो फर्टिलाइजर के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला है ब्लू ग्रीन एल्गी। इट एड्स ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल इंक्रीजिंग इट्स सॉइल फर्टिलिटी। तो ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा बढ़ा देता है सॉइल में, जिससे वो मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है, सॉइल का फर्टिलिटी पावर इम्प्रूव होता है। दूसरा है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया दो तरह के होंगे। एक सेम्बायोटिक बैक्टीरिया, आप ऑलरेडी 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। लेग्यूमिनस प्लांट के साथ राइजोबियम का रिलेशनशिप, उसके रूट के साथ स्पेशली रूट नोड्यूल्स बनाता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, जिसके चलते कि वहाँ के सॉइल में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है और क्रॉप यील्ड ज़्यादा मिलता है। तो वो सेम्बायोटिक का एग्जाम्पल राइजोबियम हो गया। मेक सेम्बायोटिक एसोसिएशन विथ लेग्यूम प्लांट्स स्पेशली विथ रूट्स टू फिक्स नाइट्रोजन। दूसरा बैक्टीरिया है एजोस्पाइरिलम। एजोट मीन्स, एजो मीन्स होता है नाइट्रोजन, ठीक है, और स्पाइरिलम स्पाइरल शेप का बैक्टीरिया होता है। तो ऐसे स्पाइरल शेप वाले बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्स करते हों एजोस्पाइरिलम कहलाएंगे। और उसी तरह से यहाँ दूसरा है एजो, नाम यहाँ भी एजोटो जुड़ा हुआ है नाम के आगे, तो ये भी नाइट्रोजन फिक्स करने वाला बैक्टीरिया है, एजोटोबैक्टर। तो एजोस्पाइरिलम एंड एजोटोबैक्टर आर फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। दोनों में अंतर क्या है? ये मिट्टी में फ्रीली पाया जा रहा है, और ये राइजोबियम जो था वो लेग्यूम प्लांट के रूट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता था। तो दोनों डिफरेंट है, ये फ्री लिविंग है, ये सिम्बायोटिक था। तो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एनरिचिंग सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स। तो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ये दोनों बैक्टीरिया भी बढ़ाते हैं, यानी एजोस्पाइरिलम एंड एजोटोबैक्टर। नेक्स्ट है फंजाई। ये जीनस ग्लोमस को बिलोंग करने वाला फंजाई है। इस जीनस का नाम आप याद कर लीजिएगा अच्छे से, ग्लोमस। तो जीनस ग्लोमस फॉर्म्स माइकोराइजा। माइकोराइजा भी हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन रूट ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंगस, इसी को हम कहते हैं माइकोराइजा। तो जीनस ग्लोमस को बिलोंग करने वाले जो भी फंगस हैं, सिर्फ वही फंगस माइकोराइजा बना सकते हैं, और इस तरह का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। तो इससे प्लांट्स को फायदा मिलता है, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलता है, और सॉइल फर्टिलिटी भी इम्प्रूव होती है। अब देखिए सिम्बायोटिक एसोसिएशन में यहाँ क्या हो रहा है। फंगस एब्जॉर्ब्स फॉस्फोरस एंड गिव्स टू प्लांट। जितनी इफिशियंसी के साथ, जितनी अधिक मात्रा में फंगस फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब कर सकता है, प्लांट का रूट ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए दोनों के बीच अगर सिम्बायोटिक एसोसिएशन है तो फंगस इफिशियंसी के साथ ज़्यादा मात्रा में फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करेगा, और उस फॉस्फोरस को ये प्लांट को देगा। तो प्लांट को कंपैरेटिवली ज़्यादा फॉस्फोरस मिल पाएगा। सच फंगस मेक द प्लांट रेसिस्टेंट। एक फायदा तो ये हो गया कि फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करके इसने प्लांट को दिया, ग्लोमस जीनस के मेंबर्स।
दूसरा फायदा है सच फंगस मेक द प्लांट रेसिस्टेंट अगेंस्ट रूट बॉर्न पैथोजन। मिट्टी में कुछ ऐसे पैथोजन पाए जा रहे हैं जो रूट पर अटैक करते हैं, तो ऐसे पैथोजन को भी ये फंगस डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो प्लांट को हेल्दी रखने में भी हेल्प कर रहा है, प्लांट को एक्स्ट्रा फॉस्फोरस भी ये प्रोवाइड कर रहा है। इसलिए इस जीनस को बिलोंग करने वाले सभी फंगस बायो फर्टिलाइजर की कैटेगरी में आएंगे। और क्या फायदा है इस माइकोराइजा के बनने का? टॉलरेंस टू सैलिनिटी। किसी किसी मिट्टी में सॉल्ट की मात्रा ज्यादा होती है और सॉल्ट प्लांट के लिए ज्यादा मात्रा में होना हानिकारक है, मिट्टी की फर्टिलिटी पावर लॉस्ट हो जाते हैं। तो टॉलरेंस टू सैलिनिटी। लेकिन अगर माइकोराइजा वाला प्लांट है, यानी वो ग्लोमस जीनस के फंगस के साथ एसोसिएशन उसका रूट बनाए हुए है, तो उसका सैलिनिटी के प्रति टॉलरेंस बढ़ जाता है ज्यादा। दूसरे प्लांट की तुलना में ऐसे प्लांट ज्यादा सेलाइन यानी सॉल्टी सॉइल में सरवाइव कर सकते हैं, उसकी संभावना ज्यादा होती है। दूसरा है ड्रॉट इज इनहांस्ड ड्यू टू माइकोराइजा। अब दूसरा फायदा क्या है कि सूखा पड़ गया, पानी अगर कम मात्रा में है उस मिट्टी में जिसमें प्लांट ग्रो कर रहा है, और प्लांट के रूट में अगर फंगल एसोसिएशन है, माइकोराइजा बना हुआ है, तो वो टॉलरेट कर सकता है पानी की कमी को और सरवाइव कर सकता है। तो आप देख रहे हैं कि माइकोराइजा के होने का प्लांट को काफी फायदा मिल रहा है, और सिम्बायोटिक एसोसिएशन है तो प्लांट से भी फंगस को फायदा मिलता है, वहां ये शेल्टर लिए हुए है। लास्ट है साइनोबैक्टीरिया। एनाबिना, नॉस्टॉक एंड ऑसिलेटोरिया इसका एग्जाम्पल हो गया। आर आउटोट्रॉफिक माइक्रोब्स। आउटोट्रॉफिक यानी अपना भोजन ये खुद बना सकते हैं। which can fix atmospheric nitrogen enriching soil with nutrients। तो अभी बतलाए कि इस कैटेगरी के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इसमें हेट्रोसिस्ट नाम का सेल पाया जाता है, और उस सेल की मदद से, बहुत सारे सेल्स होते हैं ऐसे, उसकी मदद से ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, और उससे नाइट्रोजन से बनने वाले नाइट्रेट की मात्रा सॉइल में इंक्रीज हो जाती है, जिससे फर्टिलिटी पावर बढ़ जाता है सॉइल का। तो यही ये टॉपिक आज खत्म होता है आपका। अगर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम है तो